आप सभी दर्शकों का स्वागत है लोकल न्यूज़ 31 में। लोकल न्यूज़ 31 में जो फेस टू फेस जो कार्यक्रम हमारा चलता है उसमें आज हमारे साथ एक मेहमान हैं, डाइट के शिक्षक हैं, डाइट के प्रवक्ता डॉक्टर के.एस. रावत जी। उनसे हम जानेंगे कि एक पहाड़ की एक विशिष्ट परंपरा हमारी है जो चैत्र का महीना शुरू हो गया है। इस महीने को हम चैत्र के महीने के साथ साथ हम इसको भिटौली का महीना भी कहते हैं और इस पर एक बड़ा एक भावनात्मक पक्ष ये रहता है कि एक रोटी बेटी का रिश्ता जो होता है, किसी बेटी का अपने मायके के साथ और उसका ससुराल के साथ जो एक आत्मिक लगाव जो होता है उसको दर्शाता है और बहुत पुरानी परंपरा रही है। उस पर हम प्रकाश डालेंगे। हम रावत सर उसके विशेषज्ञ हैं, तो थोड़ा सा हमारी लोक परंपराओं को जानते हैं, उसकी जो किस तरह से जो हमारी पौराणिक जो गाथाएँ हैं उसको भी जानते हैं। उनसे पूछेंगे कि आज का भावनात्मक पक्ष है। सर पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद पांडे जी, आपका बहुत बहुत। सर थोड़ा सा एक ये जो चैत्र का महीना है भिटौली इसका शुरू हो गया है और ये जो हमारी फूलदेई होती है यहाँ से बताया जाता है कि ये शुरू हो गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा भिटौली के महीने की थोड़ा उसका क्या महत्व है, उसकी विशिष्टता क्या है, उसकी क्या महत्ता है, थोड़ा अगर आप बता सकें तो। सर वैसे भिटौली तो भेंट के स्वरूप का परिचायक है। भिटौली का शाब्दिक अर्थ ही है कि भेंट के रूप में, लेकिन हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड में और विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में एक अद्भुत परंपरा है जो कब शुरू हुई, कहाँ से इसका इतिहास मिलेगा, कितना प्राचीन है ये कहना तो संभव नहीं है, लेकिन ये सदियों सदियों से चली आ रही है। एक अद्भुत परंपरा है जो संभवतः विश्व में हमको देखने सुनने में वर्तमान समय में नहीं आती है। होती होंगी कई लोक परंपराओं में, लेकिन जो हमारा भिटौली पर्व है ये सदियों से चला आया पर्व है और ये भाई और बहन के बीच में एक अटूट संबंध इसके बीच में बना रहता है और साथ ही साथ मायके और ससुराल पक्ष के बीच में, और जो समधी समधन होते हैं, एक घर लड़की का ससुराल और लड़के के ससुराल वाले आपस में किसी न किसी बहाने से मिलते हैं। तो हमारे प्राचीन बुजुर्गों ने बहुत दूरगामी पर्व ये बनाया है और चैत्र के प्रथम दिवस से जो हम संक्रांति कहते हैं, जिसको फूल संक्रांति या मीन संक्रांति भी कहा जाता है, उस दिन से इसको शुरुआत मानी जाती है। और इसको हमारे पहाड़ में कई लोग गांव में इसको भिटौली का महीना ही जानते हैं, कहते हैं भिटौली का महीना शुरू हो गया। तो अद्भुत एक लोक पर्व है और इसको ये पूरे महीने भर का पर्व है और हर बहन को अपने मायके से, अपने भाई के, अपने पिताजी से मिलने वाली उस भेंट भिटौली का इंतज़ार रहता है, बड़ी प्रतीक्षा रहती है। और मायके वाले भी किसी न किसी बहाने से अपनी पुत्री या बहन के प्रति उस महीने का इंतज़ार की उस आशा को पूर्ण करते हैं कि ये भिटौली का महीना है और हम अन्य महीने में भले ही अपनी भाई बहनों से मिलाप हो न हो, लेकिन इस महीने अवश्य करते हैं। एक इस तरह की अद्भुत परंपरा हमारी है जी। सर इसमें वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो पुराने समय में आप जब शुरुआत रही होगी तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ें बहन को दी जाती होंगी, क्या चीज़ें बेटी को दी जाती थी, किस तरह की तरीका क्या था उस वक्त? आज तो तरीका काफ़ी बदल चुका है जी। इसमें पांडे जी तरीका तो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन तो हमेशा होता रहा है और हर परंपरा में, हर समुदाय में, हर सभ्यता संस्कृति परिवर्तन होते रहता है। भिटौली असल में दो तरीके से दी जाती है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में। एक प्रथम भिटौली होती है जब लड़की की शादी होती है तो उसकी डोली के साथ या उसकी शादी के 1-2 दिन के भीतर ही प्रथम भिटौली दी जाती है। उसके लिए महीना तय नहीं होता, जिस महीने भी बेटी की शादी होती है उसी समय उसी दिन भाई आजकल परंपरा है कि उसी दिन भी वो भिटौली दी जाती है। और उसके बाद प्रथम भिटौली जिसको कहा जाता है वो चैत्र के महीने से शुरू होती है। इसके पीछे तो सदियों की कहानी है। इसमें जो एक आख्यान मिलता है, एक दंत कथा मिलती है या हम जनश्रुति भी कहते हैं। ये किसने लिखा, कब लिखा, इसका तो कोई ऐसा प्रमाणिक इतिहास नहीं है, लेकिन सदियों से चली आ रही दंत कथा है। इसके पीछे जो अधिकतर कहानी है, हालांकि कई दंत कथाएँ हैं, लेकिन जो मूल कथा एक आती है वो सचदेव और गोरीधना, दो पात्र इसमें आते हैं। सचदेव और गोरीधना 2 भाई बहन थे। तो सुनने में आता है कि कुमाऊं क्षेत्र का एक राजकुमार था सचदेव, उसकी बहन की शादी बहुत पहले हो गई थी जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। तो सचदेव पैदा नहीं हुआ था और गोरीधना की शादी हो गई थी। तो जब सचदेव बड़ा हो गया तो उन दिनों बहुत दूर दूर शादियाँ हुआ करती थी, पैदल रास्ते थे। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि नाग कन्याओं के नागवंश में उसकी शादी हो गई थी गोरीधना की। तो जब सचदेव बड़ा हुआ तो उसने प्रश्न किया एक दिन अपने माता पिता से कि क्या मेरी कोई बहन नहीं है? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी जब तुम पैदा हुए उससे पहले ही उसकी शादी हो गई थी, उसका विवाह हो गया था, वो अपने ससुराल में रहती है। तो वो फिर जिद करने लगी मेरी बहन कैसी होगी, क्यों होगी, सबकी बहनें मिलती हैं या सब भाई बहन मिलते हैं तो हम क्यों नहीं मिलते। तो उसने कहा कि मैं अब जो चैत्र का नया, क्योंकि चैत्र नववर्ष का हमारा हिंदू और संस्कृति का नववर्ष भी है,
तो उन्होंने कहा मैं नया साल जब भी लगेगा मैं अपनी बहन से मिलूँगा, तो उसका मुझे कहाँ रहती क्या है बता दीजिए। तो उसके माता पिता ने कहा कि तेरी बहन का ससुराल यहाँ है, इतना दूर का रास्ता है, बहुत दूर है, कई दिन लग जाते हैं वहाँ जाने में। तो उन्होंने कहा नहीं, जितने भी दिन लगेंगे मैं पूछ के अपनी बहन गोरी धना से मिलने ज़रूर जाऊँगा। तो आख्यान में आता है कि वो पूछते पूछते कई दिनों के बाद भूखा प्यासा था वहाँ गया, कई पकवान घर से ले गया, वस्त्र ले गया, जो उस समय का जो हमारा पारंपरिक वस्त्र थे, आभूषण थे, और क्योंकि कई साल बाद बहन से मिल रहा था तो उसको कई प्रकार के पूड़ी, हलवा, पुए, बड़े, जो भी हमारे पारंपरिक पकवान है उनको लेके वो गोरी धना से मिलने चले गए। तो कई दिन बाद जब गोरी धना से मिलने चला गया तो ऐसा आख्यान आता है कि जब वो मिलने गया तो गोरी धना सोई हुई थी। तो उसने उसको बड़ी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसने कहा, क्योंकि वो जानता ही नहीं था मेरी बहन कौन है। तो वो दोनों बाहर उठे, जब उसका आँख खुली तो उसको देखा सामने एक नौयुवक खड़ा है। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं फला फला आदमी हूँ और अपनी बहन गोरी धना से मिलने आया हूँ। तो भावावेश में वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले मिलते हैं और बहुत रोते हैं और अपने बहन को, भाई को याद करते हैं। और बहन को पता तो था मेरा भाई है, लेकिन कौन है पता नहीं था। आज दोनों भाई बहन मिले तो उनके भीतर अद्भुत संयोग हुआ, भाई बहन का एक अटूट पवित्र प्रेम उनके उस आलिंगन में दिखता है। लेकिन इतने में ही गोरी धना कहते हैं कि गोरी धना का पति पहुंच गया। वो भी नहीं जानता था कि सचदेव मेरा भाई है, इसका भाई है और मेरा शाला है, उसको भी पता नहीं था, वो भी नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं था कभी। तो उसके उन दोनों के जो संयोग से जो गले मिल रहे थे उन आलिंगन से उसको संदेह हो गया कि उसके भीतर एक कुविचार आया कि ये कोई नवयुवक आया है और मेरी पत्नी से इस तरह से लिपट के क्यों है। तो कहते हैं कि उसने गुस्से में आके उसको बाहर निकाल दिया और अपने साले की हत्या कर दी। तो पछतावा, जब वो पुनः घर में आता है, बातचीत करती है तो उसको समझाती है कि वो मेरा भाई है, इस तरह से ये मिलने आता। तो उस नाग युवक को, जो उसका जीजा था, उसको बड़ा पछतावा होता है। तो उसके बाद वो आत्महत्या कर लेती कि मेरे से कितना भयंकर पाप हो गया कि दो भाई बहनों के इस पवित्र प्रेम को मैं गलत समझ बैठा। तो वो स्वयं भी आत्महत्या कर लेती। जब भाई का आत्महत्या कर ली, पति ने आत्महत्या कर ली, गोरी धना भी उस विरह में, उस वियोग में, भाई के वियोग में और पति के वियोग में वो भी तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में कहते हैं कि वो जैसे कई बात आता है कि पक्षी बन गई, तमाम दंत कथाओं में आता है, वो चिड़िया के रूप में या घुघुती के रूप में आ गई। और वो क्यों एक भाई मिला और वो भूखा भाई रहा कि मैं सोई रही, अगर पहले मिल जाती ऐसा नहीं होता। तो एक कहते हैं कि एक आज भी वो चिड़िया जंगलों में जब बोलती है, रोती है कि भय भूखा मैं सीती, कि भाई तो भूखा रहा और मैं सोई रही और अंत में ये दुर्घटना होगी। तो एक ऐसी बहुत ही मार्मिक कहानी चली है। तो उस दिन से ये परंपरा है कि जब लोगों ने पूरा इलाके में फैली बात कि ऐसा ऐसा हो गया, उन लोगों ने कहा कि आज से किसी भी बहन को या किसी भी भाई को एक दूसरे के प्रति इतने लंबे अवधि तक न बिछोड़ना पड़े और उनका परिचय बना रहे, साथ ही साथ ससुराल और मायके वालों के रिश्ते आपस में लगातार बने रहें, जवाई भी अपने घर जाए, ससुराल जाए। तो इसलिए उन्होंने ये संकल्प लिया कि इस वर्ष से आप इस महीने से प्रत्येक भाई प्रत्येक चैत्र के महीने में अपनी बहन को भिटौली मिलेगा, भेंट स्वरूप भिटौली देगा, उसलिए ताकि ये दोनों भाई बहन की अमर प्रेम कथा, अमर पवित्र कथा हमेशा जिंदा रहे। ये आख्यान हमको मिलता है। ये तो सर इसका थोड़ा सा एक भावनात्मक पक्ष भी हो गया। आज के समय में तो अब पहले तो संचार के माध्यम भी नहीं थे, संचार का कोई साधन नहीं था। आज जो आप वीडियो कॉलिंग हो जाती है, आमने सामने कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, तो क्या ऐसा भी कहीं पर आख्यान मिलता है? क्या उस वक्त के दौर में बताया जाता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, वो अच्छा खाना नहीं खा पाती थी, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती थी, तो साल भर में एक ऐसा महीना बनाया गया हो, क्या ऐसा उदाहरण कहीं पर मिलता है कि मायके पक्ष से जाके या भाई जाके उसको कुछ अच्छे खाना दे आए, अच्छे कपड़े दे आए, अच्छे कुछ पैसे दे आए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके? ऐसा भी क्या कोई लगता है कि तब उस साल में ही रहा होगा? जी पांडे जी, ये भी एक निश्चित रूप से रहा होगा। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे बुजुर्गों ने एक अद्भुत परंपराएं बना रखी हैं। और जैसे हम जानते हैं पूरे विश्व में ही था, फिर भारत में तो पूरा था ही था कि हमको महिलाओं को ससुराल में द्वयम दर्जे का मिलता था, वो स्थिति नहीं थी, उतनी संपन्नताएँ भी नहीं थी और उत्पीड़न भी होता था, काम बहुत होता था और मायके भी नहीं जाने दिया जाता था। तो और क्योंकि अगर किसी की बहन किसी की पत्नी है तो उसकी बहन भी किसी की पत्नी है, तो सबको पता हो भावनात्मक रूप। तो ये भी माता पिता का एक
रहा होगा, एक दूरदृष्टि रही होगी कि अगर बहन की उसके पास खाने पीने को नहीं है, क्योंकि उसमें तो ये भी था कि उसको अच्छा भोजन मिला था, अच्छे कपड़े दिए जाते थे, साबुन तक दिया जाता था और तेल दिया जाता था, घास काटने की दराती दी जाती थी या गुड़ाई की कुदाल तक दी जाती थी, ताकि बहन को ससुराल में कोई प्रताड़ना न हो। और अगर उसको साल भर में कोई दिक्कत भी हो तो इस महीने के बहाने, भिटौली के बहाने उसमें कुछ तो उसके अंदर सकारात्मक आ जाए और उपहार स्वरूप देते हैं। और धीरे धीरे जैसी संपन्नता होती है, जिस तरह परिवार की स्थिति होती है, उस प्रकार के उपहार भाई बहनों में, बहन भाई के द्वारा, पिता के द्वारा बेटी को दी जाती है। ये तब की महिलाओं की दृष्टिकोण से भी एक ये था कि महिलाओं की हमेशा उपेक्षित रहती है, लेकिन कोई तो महीना एक तरह से कहा जाए कि चैत्र का महीना, भिटौली का महीना पूरी तरह से बहनों को, महिलाओं को समर्पित, ताकि वो महीना उनकी प्रमुखता में, क्योंकि पुरुष के लिए तो अपने 11 महीने हमेशा प्रमुख थे, तो एक महीना महिलाओं की प्रमुखता का आ जाए और उस बहाने लोग महिलाओं को सम्मान देना सीखें। ये भी एक परंपरा रहा हुआ। सर, बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जहाँ पर मतलब बहुत उसमें एक विशिष्टता है, एक समृद्धशाली परंपरा हमारी रही है। तो क्या वक्त के हिसाब से आपको लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, समय के हिसाब से इसमें बदलाव आया है, तो क्या जब बदलाव आता है तो कई बार एक संशय इस तरह का भी होता है, चिंताएं हो जाती हैं कि हमारी परंपराएं खत्म न हो रही हो या लुप्त नहीं हो रही है, तो ऐसा आपको चिंता भी लगती है? और क्या बदलाव आप देखते हैं? चिंता का विषय तो यही है, क्योंकि असल में चिंताएं हमेशा, सामाजिक परिवर्तन हमेशा होते रहे, युगों से जब भी जिस प्रकार से सामाजिक विकास होता है उस तरह सामाजिक परिवर्तन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक चेतना में भी उसका परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो और ये हमेशा है, ये पीढ़ियों का द्वंद्व है एक तरह से। एक ही पीढ़ी में, एक पिता और पुत्र के बीच में पीढ़ियों का द्वंद्व हो जाता है कि उसके विचार, क्योंकि वो अगर 50 साल पुरानी बातें कह रहा है तो पुत्र 50 साल नई बातें कह रहा है। तो ये तो हमेशा रहा ही रहा है, लेकिन वो सकारात्मक भी होता है। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं आज की पीढ़ी में हैं, आज से 1000 साल पहले या 100 साल पहले की परंपरा को आज कर निभाएं और उसी रूप में बनाए रखें, तो ये संभव नहीं है। लेकिन सकारात्मक बात यह है कि आज हम भले ही तकनीकी के रूप में बहुत विकसित हो गए हों, आर्थिक रूप से बहुत विकसित हो गए हों, संपन्न हो गए, लेकिन भावनात्मक रूप से आज भी हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। आज भिटौली का स्वरूप पूरा बदल गया। आज हम सिर पर डेलिया टोकरी रख के या वस्त्रों के उपहार उस रूप पर नहीं दे जा रहे हैं। आज ऑनलाइन उपहार की बात आ गई है, ऑनलाइन गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अब परिवर्तन आया बीच में, फिर धीरे धीरे मनी ऑर्डर का बात आई कि पहले मनी ऑर्डर भेजे जाते, फिर मनी ऑर्डर के बाद फिर बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते थे, क्योंकि समय की कमी थी, आवागमन के साधन हो गए थे, गाड़ियों की ऑनलाइन। अब नया क्रांति आ गई है, ऑनलाइन गूगल पे हो जा रहा है। तो लेकिन चाहे कुछ भी हो, भिटौली आज भी जिंदा है। आज भी भाई बहन, चाहे वो अमेरिका में रहें, भारत में रहें, इंग्लैंड में रहें, कहीं भी रहें, और कितने ही संपन्न हो जाएं, भले वो भाई कमज़ोर हो आर्थिक रूप से, बहन संपन्न हो, लेकिन फिर भी भाई के हाथ की जो भिटौली जो आती है उसकी प्रतीक्षा हर बहन को आज भी होती है। और बहन भी, भाई भी किसी न किसी रूप में बदस्तूर उस परंपरा को निभाए हुए हैं। तो ये इसका सकारात्मक पक्ष है कि हम तकनीक के रूप में तो संपन्न हुए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हम संपन्नता हो भी नहीं सकती है, क्योंकि वो जो उसका लेवल तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, तभी हम परंपराओं से जुड़े रह पाएंगे। थैंक यू सर, आपने पूरे भिटौली के महीने पर विस्तार से पूरी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये पसंद आई होगी और पुरानी चीज़ों पर आपने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला। थैंक यू सर, व्यस्त समय में आपने समय निकाला। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भिटौली के महीना सही हमारे कुमाऊँ की सभी भाई बहनों के लिए शुभ हो और ये नव वर्ष से नई भिटौली के साथ हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ डाइट के प्रवक्ता डॉक्टर के एस रावत सर। उन्होंने विस्तार से बताया कि भिटौली का एक भावनात्मक पक्ष क्या है और उसका एक जो बदलाव इसमें हमने को देखने को मिल रहा है, तो वो बदलाव से क्या चिंताएं उनके दिमाग में भी हैं, लेकिन उनका स्पष्ट मानना ये है कि चीज़ें पर समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, लेकिन भावनात्मक जो लगाव है उसको कोई कभी कमी उसमें नहीं आ सकती, उसको कभी कम नहीं किया जा सकता है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।